मानव उत्सर्जन तंत्र का बेटा लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो बच रहे हैं छोटे-छोटे से, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट समझाने वाला लायक चीज़ें थी वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। बुक की लाइन्स जो है रीडिंग वाली है, तो हम लोग जो बुक्स है आपकी बुक है, उससे रिलेटेड ये मैटर देखते हैं। तो देखो, उत्सर्जन संबंधित रोग यानी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो उत्सर्जन संबंधित रोगों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, समझाने लायक है ना। तो देखो, सबसे पहले उत्सर्जन संबंधित मानव में उत्सर्जन क्रिया में अनियमितता होने पर कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उत्सर्जन क्रिया अगर ठीक से नहीं होती तो कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि पहला होता है यूरेमिया। यूरेमिया रक्त में यूरिया की मात्रा, यानी अगर मान लो रक्त जो है ना, उसमें यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब जो 100 ml ब्लड है ना, 100 ml जो ब्लड है, उसके अंदर अगर यूरिया कितना मिलता है, 10 से लगाकर 30 मिलीग्राम के बीच, दैट मीन्स आपको या इससे अधिक, ठीक है? यानी इससे अधिक हो जाती है, मतलब 30 मिलीग्राम से आप ज़्यादा चले जाते हो, है ना? मतलब जो रक्त में यूरिया मिल रहा है, वो कितने से ज़्यादा हो रहा है? 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स आपको यूरेमिया है। तो यूरिया की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है? यूरेमिया। तो इसके लिए हम जो क्रिया पढ़ने वाले हैं, डायलिसिस, वो हम लोग देखेंगे। तो यूरेमिया रोग का उपचार किया जाता है कौन-सी विधि से? डायलिसिस विधि से। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? रुधिर में अत्यधिक यूरिया के संग्रहण से रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सेकंड है आपका गाउट रोग। यह एक अनुवांशिक रोग है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, जिसमें रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। यूरेमिया में क्या हो रहा था? यूरिया की मात्रा बढ़ रही थी, और इधर किसकी बढ़ रही है? यूरिक अम्ल की, ठीक है? जो कि संधियों तथा व्रक उत्तकों में जमा होता है। अब ये यूरिक अम्ल कहाँ हो जाता है? संधि क्या होती है? जैसे 2 हड्डियाँ हैं, ये हड्डी और ये हड्डी, ठीक है? तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल क्या होगा? जमा हो जाएगा, ठीक है? और किडनी जो होती है, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर भी क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल जमा हो जाएगा। तो ये कंडीशन गाउट कहलाती है। ये रोग निर्जलीकरण, उपवास आदि से, मतलब हम लोग कम पानी पीते हैं या हम लोग व्रत करते हैं, जिसमें पानी नहीं पीते हैं लोग, तो ये कंडीशन आपके हो सकती है। फिर आता है वृक्क पत्थरी या किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो। तो सामान्य वृक्क श्रोणि, आपको पता है वृक्क श्रोणि किसको कहते हैं? ये किडनी है, इससे मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है ना, तो मूत्र वाहिनी का ये जो चौड़ा हिस्सा होता है किडनी में, इसको हम क्या कहते हैं? इस चौड़े हिस्से को हम कहते हैं श्रोणि, ठीक है? तो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, कैल्शियम के ऑक्जेलेट और फॉस्फेट लवण इत्यादि, मतलब किन-किन चीज़ों से मिलती है? यूरिक अम्ल होता है, यूरिया नहीं होता है, यानी यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, कैल्शियम के ऑक्जेलेट और फॉस्फेट लवण मिलकर क्या करते हैं? किडनी के अंदर पथरी करते हैं, और इससे होने से रोगी को दर्द और मृत्यु हो जाती है। मतलब ये श्रोणि हिस्से में आपको स्टोन्स क्या होती हैं? मिलती हैं। फिर ये ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस रोग, या ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ में स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है। मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है, आपको पता है ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये केशिकाओं का गुच्छा होता है। हम लोगों ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो ये बोमन संपुट है, और बोमन संपुट के अंदर केशिकाओं का जो गुच्छा पाया जाता है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर एक जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? इसके कारण ग्लोमेरुलस, अब जीवाणु आएगा तो क्या आएगा? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या हो जाती है? सूजन, तथा इसकी झिल्लियाँ अत्यधिक पारगम्य हो जाने के कारण, यानी ग्लोमेरुलस जो है वो परानिस्यंदन की क्रिया का स्थान है। मतलब यहाँ से रक्त जो है छनकर आता है। तो हमको पता है रक्ताणु कोशिकाएँ, मतलब लाल रक्त कणिकाएँ और प्रोटीन छनकर नहीं आते, लेकिन क्योंकि इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, तो लाल रक्त कणिकाएँ और प्रोटीन भी क्या हो जाता है? छनकर आ जाता है। नेफ्रिटिस का इलाज अगर हम नहीं कराते तो ऊतकों में तरल जमना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, और टाँगें हमारी फूल जाती है। ये रोग एडिमा या ड्रॉप्सी कहलाती है। 5वां रोग है ग्लाइकोसूरिया। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। मतलब मूत्र के साथ क्या आता है? ग्लूकोज, है ना? शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो उसकी अधिकता किस हार्मोन की कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन हार्मोन की तब कमी होती है, तब ग्लाइकोसूरिया रोग होता है। ये रोग डायबिटीज मेलेटिस कहलाती है। आ रही बात समझ में? है ना? डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिडिपिस होते हैं, 2 होते हैं। ये देखो, ये रहा डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो, और डायबिटीज जो है मेलिटिस।
दोनों ही अलग है। यहाँ पर इंसुलिन की कमी होने से रक्त जो मूत्र है उसके अंदर किसका उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है? ग्लूकोज का। तो ये ग्लाइकोसूरिया और इस डायबिटीज की अवस्था को हम डायबिटीज मेलिटिस कहते हैं, ध्यान रखना। फिर डिसयूरिया, मूत्र त्याग करने में यदि दर्द होता है तो डिसयूरिया कहलाता है। पॉलीयूरिया या नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनः अवशोषण न हो पाने से मूत्र आयतन बढ़ने की अवस्था है। इसे बहुमूत्रता कहते हैं, मतलब ज्यादा जो नेफ्रॉन है वो जल का अवशोषण, आपको पता है पुनर्अवशोषण होता है, जो जल होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दुरुस्त कुंडलित नलिका से वापस रक्त में डाल दिया जाता है। तो जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दुरुस्त कुंडलित नलिका व संग्रहण नलिकाओं के द्वारा जो हमारा जल है वो अवशोषित नहीं हो पाता, यानी वापस रक्त में नहीं जा पाता। तो वैसी कंडीशन में जल क्या हो गया, कहाँ जाएगा? रक्त में जाना था, नहीं गया, तो ये किस में जाएगा? यूरिया के साथ मूत्र के रूप में। तो ये कंडीशन पोली यानी बहु यानी ज्यादा, तो बहुमूत्रता कहलाती है। फिर आता है सिस्टिटिस रोग। इसमें जीवाणु के संक्रमण, रासायनिक व यांत्रिक क्षति के कारण मूत्राशय में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। आ गई बात समझ में? फिर है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एंटी डायूटेरिक हार्मोन या इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो रिलीज होता इसको जो रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारी पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। निर्माण जो है हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन रिलीज जो है पीयूष ग्रंथि करती है। इसको वैसोप्रेसिन या एंटी डायूटेरिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? दुरुस्त कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका से जो H2O का अवशोषण होता है, यानी पुनः अवशोषण, मतलब H2O को अवशोषित करके रक्त में डाला जाता है, वो किसके नियंत्रण में होता है? इस एडीएच हार्मोन के नियंत्रण में होता है। लेकिन अगर ये कम होगा तो क्या होगा? पानी का अवशोषण नहीं होगा दुरुस्त कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका से, तो इससे क्या हो जाएगा? मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा और बार बार रोगी मूत्र जाएगा। तो ये कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। फिर है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है? मूत्र की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है। ओ यानी जीरो आ रहा है, देखो यहाँ ओ जीरो हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन है आगे, तो किसका स्रवण होता है? प्रोटीन की मात्रा जो है सामान्य से अधिक हो जाती है। फिर है एल्ब्यूमिन यूरिया, मतलब जो मूत्र है उसके साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होगा? रिलीज होगा। फिर है कीटोन्यूरिया। तो मूत्र में कीटोन काय, जैसे कि एसिटो एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ना कीटोन्यूरिया कहलाती है। कीटोन काय होता है जिसका नाम है एसिटो एसिटिक, इसकी मूत्र में मात्रा बढ़ना कीटोन्यूरिया कहलाता है। हीमेटोन्यूरिया, हीमेटो किससे रिलेटेड है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है? आरबीसी। तो लाल रुक्त कर्णिकाओं का निष्कासन होता है अगर मूत्र के अंदर, तो हीमोटो यूरिया कहलाता है। फिर है हीमोग्लोबिन यूरिया। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाती है। फिर है पाईयूरिया। मूत्र में मवाद कोशिकाएं, जो पस की कोशिकाएं होती, पस आता है ना हमें फुंसी होकर, तो पस की कोशिकाएं आना पाईयूरिया कहलाता है। पीलिया, मूत्र में पित्त वर्णों का अत्यधिक मात्रा में पाया जाना क्या कहलाता है? पीलिया कहलाता है। यह प्राय हेपेटाइटिस, यानी जो हमें पीलिया होता है या पित्त, जो पित्ताशय होती है उसकी जो नलिका होती है उसमें कोई रुकावट आ जाती है उसकी वजह से होता है। तो पित्त लवण जो है मूत्र के अंदर रिलीज होते हैं। फिर है एल्केप्टोन्यूरिया। मूत्र में एल्केप्टोन यानी, या इसका दूसरा नाम है होमोजेंटिसिक अम्ल, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक, तो इसको, इस रोग को हम कहेंगे एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। एल्केप्टोन में क्या विशेषता होती है कि ये एल्केप्टोन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ना, तो ये कैसा आता है? काले रंग का। तो ये कहाँ उपस्थित है? मूत्र में। तो मूत्र में अगर ये उपस्थित है तो ये वायु के संपर्क में आया तो इसकी वजह से मूत्र भी कैसा होगा? काला दिखाई देगा। तो इसे कृष्ण मूत्र रोग के नाम से, यानी ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रुधिर अपवहन। ठीक है, क्या होता है? देखो, हीमोडायलिसिस। वृक्क जब अपना कार्य करना क्या कर देता है बेटा? बंद कर देते हैं, तो रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जब हमारे जो किडनी है वो क्या कर रहे हैं? जो रक्त है हमारा, जो ब्लड है, ब्लड से किसको अलग कर रहे हैं? ब्लड से अलग कर रहे हैं किसको? यूरिया को। लेकिन अगर काम ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स यूरिया को अलग नहीं कर पा रहा, तो ये जो है रक्त के अंदर वैसा का वैसा रह जाएगा। रक्त से छान ही नहीं पा रही वृक्क, है ना। तो ये यूरिया के अंदर क्या हो जाए, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा क्या कहलाती है? बढ़ना, यूरेमिया कहलाती है। अभी हम लोगों ने रोग देखा था, है ना, फर्स्ट रोग। तो यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम
प्रक्रिया युक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी हमारी खुद की किडनी ने तो काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। काम क्या है किडनी का, रक्त से यूरिया को क्या करना, अलग करना, है ना। रक्त से किसको अलग करना, रक्त से यूरिया को अलग करना, पर किडनी काम ही नहीं कर पा रही, दैट मीन्स ये यूरिया अलग नहीं हो रहा। पर यूरिया हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको अलग करना भी क्या है, जरूरी। तो ऐसी कंडीशन में हम जब यूरेमिया से ग्रसित होता है व्यक्ति, तो कृत्रिम प्रक्रिया युक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम रक्त अपवहन कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को हम रक्त अपवहन कहते हैं। मैं यही अंडरलाइन करवा रही हूँ ताकि आपको बुक से ही इसको पढ़ना पड़े। डायग्राम जो है वो मैंने सेंड कर दिया है आपको, है ना। या मैं इसके अंदर जो है वो आपको दिख जाएगा वो डायग्राम, है ना। तो डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हो ताकि मार्क्स अच्छे आए। बाकी आपको कहीं और से इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर ही काफी है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम रोगी के शरीर को किसी रोगी का शरीर जो होता है उसकी जो एक मुख्य धमनी है उससे रक्त निकाला जाता है। पहला प्रोसेस है कि जिस व्यक्ति का हेमोडायलिसिस करना होता है, मतलब जिसके किडनी खराब हो चुकी है और उसके रक्त से यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको अलग करना है यूरिया को। तो सबसे पहले उस रोगी की धमनी से, कहाँ से, ये ध्यान रखना, धमनी और शिरा में से किसमें से लेंगे, धमनी से। धमनी से रक्त निकाला, निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया हमने, ठंडा किया, ठीक है। टेम्परेचर लो है ना, तो उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसमें हिपेरिन नामक प्रतिस्पंदन मिलाया। हिपेरिन क्या करता है, थक्का जमने से रोकता है ना। तो हिपेरिन नामक जो बाहर वायु के संपर्क में आते ही रक्त थक्के में कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता है, तो इसीलिए हिपेरिन उसमें मिलाया। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमने धमनी से रक्त लिया। फिर उसको सेकंड पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ठंडा किया। तीसरा पॉइंट क्या है कि हिपेरिन नामक हमने क्या मिलाया, प्रतिस्पंद मिलाया। इसके पश्चात इस मिश्रण को सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत बहुत बहुत सी नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम वृक्क में डाल दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है ये देखो डायग्राम के अंदर, ये रहा, ये हमारा है, ये जो रक्त है व्यक्ति का निकाला जा रहा है। यहाँ पर क्या किया, इसको इसका दाब चेक किया, प्रेशर चेक किया, 0 डिग्री पे इसको ठंडा किया, एंटी हिपेरिन डाला। उसके बाद ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये कृत्रिम वृक्क है ना। तो ये कृत्रिम वृक्क है, इसके अंदर ये जो नलियां दिख रही है ना, ये सेलोफेन की नलियां है। ये नलियां जो दिख रही है आपको, ये किसकी है, सेलोफेन की नलियां हैं, ठीक है। सेलोफेन की नलिका है, समझ में आ रहा है। तो ये सेलोफेन की नलिका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, अपोहन सॉल्यूशन डाला जाता है। मतलब यहाँ पर बीच बीच में क्या होता है, अपोहन सॉल्यूशन क्या होता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक तरफ से तो हम इस अपोहन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डालते हैं, और दूसरी तरफ से हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो मतलब ये सेलोफेन की नलिकाएं हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो गेप है, इस गेप में हमने एक द्रव्य भर रखा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायलिसिस सॉल्यूशन या अपवहन जो विलयन है वो। तो इन नलिकाओं के बीच में यहाँ यहाँ ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, उपस्थित है। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, ये जो सेलोफेन की नलिकाएं होती है उनकी ये विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि प्रोटीन के बड़े अणु का जो है वो छनकर इससे नहीं आ सकते। जैसे ये यहाँ पर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये 2 नलिकाएँ हैं। ये हमारा डायलिसिस या हम बोले कृत्रिम जो डायलिसिस है, वृक्क वो है, ठीक है? अब ये 2 सेलोफ़ोन की नलिकाएँ हैं, पहली तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है? अब इसके इसके अंदर ये सेलोफ़ेन की नलिका किससे जुड़ी हुई है? जहाँ से रक्त आता है। मतलब ये ट्यूब से क्या आ रहा है? रक्त आ रहा है इस नलिका के अंदर, ठीक है? अब इन ये पहली नलिका, ये दूसरी नलिका, इसके बीच में यहाँ पर जो एक द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम अपवहन विलयन कहते हैं, है ना? अपवहन या डायलिसिस सॉल्यूशन कहेंगे, है ना? तो अपवहन विलयन जो है इन नलिकाओं के बीच में भरा हुआ है, ठीक है? अब ये सेलोफेन की जो नलिका आपको दिख रही है ना, ये पहली वाली, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि रक्त इधर आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है इधर से इसके अंदर, इधर से ब्लड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो झिल्ली है पतली सी, इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन के अणु है वो छनते नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो छन कर आते हैं। तो यहाँ से भी छनेगा और यहाँ से भी छनेगा, तो छन के कहाँ जा रहा है, इस अपोहन जो तरल है उसके अंदर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो रक्त जो है वो तो आगे बढ़ जाएगा और जो अपशिष्ट होंगे वो नीचे निकल कर किधर आ जाएंगे, अपोहन तरल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव्य भरा होता है, इसे अपवहनी द्रव्य कहते हैं। झिल्लियों द्वारा
क्या किया जा देखो यहाँ पर ये लाइन्स छूट गई बेटा, यह झिल्ली जैसे इसके पश्चात इस मिश्रण को सेलोफोन झिल्ली द्वारा आवृत बहुत सी नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम वृत्त में डाल दिया जाता है। झिल्ली प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए कैसी होती है? अपारगम्य तथा यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, खनिज आयनों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। मतलब प्रोटीन के अणु तो हमारे लिए उपयोग है, तो प्रोटीन के अणुओं को छनने नहीं देती झिल्ली, और कौन इससे छन सकते हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन जो अवशिष्ट है वो। इन झिल्लियों के मध्य, मतलब ये एक झिल्ली है और ये दूसरी झिल्ली है, तो इस झिल्ली के मध्य में द्रव्य भरा रहता है। इस द्रव्य को हम क्या कहेंगे? अपवहनी द्रव्य कहते हैं। झिल्लियों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से निकालकर अपवहनी द्रव्य में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के अणुओं का हस्ताक्षर नहीं होता क्योंकि छनते ही नहीं है, ठीक है। यह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ विसर्जित होकर उपकरण के अपवही द्रव्य में आ जाते हैं, इस क्रिया को हम अपवहन कहते हैं। ठीक है। फिर क्या किया देखो यहाँ पर, ये ये सेलोफेन नली है, यहाँ पर देखो ऊपर से क्या आ रहा है? रक्त निकाला इसका, यहाँ से देखो रक्त आ रहा है तो रक्त इसके अंदर आया, ठीक है। अब इस ये भी ये दोनों सेलोफेन झिल्ली से बनी हुई नलियाँ है ना, तो अब इससे क्या होगा? जो हानिकारक अवशिष्ट है वो तो छन के इधर बाहर आ गए। ये जो थोड़ा लाइट ब्लू कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे अपवहन द्रव्य है ना, तो इसमें आ गया। बाकी जो शुद्ध रक्त है वो आगे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना, इधर 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 है ना। तो ये शुद्ध रक्त जो है वो क्या होता जा रहा है? बहता जा रहा है, ठीक है। अब जो यूरिया है वो इस एक्सट्रेट के अंदर क्या हो गया? छनकर आ गया है ना। तो यहाँ पर ये देखो शुद्ध रक्त छनकर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये व्यक्ति के अंदर वापस जा रहा है। बाकी अवशिष्ट जो है वो इधर, ये जो विलियन है हमारा अपोही विलियन, इसके अंदर आ गया, और अपोहलिन विलियन को अलग से क्या कर दिया जाता है? जो यूरिया युक्त जो अपोहन विलियन है वो इधर आता जाता है, और जो नया सॉल्यूशन है वो इसमें क्या करते जाते हैं? हम डालते जाते हैं। अब जो रक्त शुद्ध हो गया उसको वापस क्या किया जाता है? अभी हमने कितने डिग्री पे लाया था? 0 डिग्री पर, है ना। तो अब इसको वापस क्या करेंगे? हम बॉडी के टेम्परेचर के अंदर लाएंगे। कितना है? 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम लाएंगे। फिर हमने क्या मिलाया था? हेपेरिन, जो कि प्रतिस्कंदन होता है, तो एंटी हिपेरिन डालेंगे ताकि वायु के अब अंदर जो ब्लड है उसमें ये कंडीशन आ जाएगी कि ये ब्लड अंदर वाला जब भी वायु के संपर्क में आएगा तो वापस इसका थक्का बन सके, है ना। तो ये क्रिया जो आपकी संपूर्ण होती है ये हमारी क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है। इस क्रिया के पश्चात कृत्रिम रक्त से रुधिर को निकालकर हल्का गर्म यानी शरीर के तापमान पर कर उसमें एंटी हेपेरिन मिलाकर रोगी की शिरा में प्रवेश कराया जाता है। निकाला कहाँ से था? धमनी से, ठीक है। और शिरा में पुनः प्रवेश कराया जाता है। रुधिर अपवहन द्वारा यूरेमिया जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका क्या किया जाता है? जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। तो देख लो यहाँ पर ये ब्लड निकाला है धमनी से, उसके बाद इसको 0 डिग्री पे ठंडा किया है। व्यक्ति का बॉडी जो पंप जो दाब है वो नाप लिया, ब्लड प्रेशर हम लोगों ने नापा। उसके बाद ये सेलोफेन की नलिका है इसमें डाला। सेलोफेन की नलिका में विशेषता होती है कि प्रोटीन के अणु जो है वो तो नहीं छनते, लेकिन जो अवशिष्ट होते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्ट वो छनकर इधर ये जो द्रव्य भरा है 2 नलियों के बीच में, ये जितना भी द्रव्य भरा हुआ है ना, तो यहाँ पर अंडरलाइन ये देखो मैं हाइलाइट कर देती हूँ बेटा। हाइलाइट करती हूँ तो ये देखो आपको दिख जाएगा। हो नहीं रहा, वर्क नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको गैप है, ये गैप में हमारे द्रव्य भरा हुआ है, तो अवशिष्ट छनकर इसमें आ गए। इस अवशिष्ट युक्त जो सॉल्यूशन है उसको हमने अलग से वापस क्या कर दिया है? इस अलग मर्तबान में हमने ले लिया, और शुद्ध जो है वो सॉल्यूशन हम वापस क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। और सेलोफोन नलिका से छनकर रुक्त वापस क्या किया जा रहा है? व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, शिरा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस है, ठीक। फिर उसके बाद है वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी पूरी तरह ही काम करना बंद कर देती है तो उसके अंदर क्या किया जाएगा? रोगी को उसकी किडनी को उपचारित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका कोई इलाज नहीं होता, तो उसके स्थान पर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की ये किडनी है वो क्या हो गई है? खराब हो गई है, तो इस व्यक्ति की किडनी कितनी होती है? 2, तो एक दोनों में से एक किडनी निकाल कर इस व्यक्ति को क्या की जाती है? लगा दी जाती है। मतलब इस व्यक्ति की दोनों ही किडनियां खराब हो गई है, ठीक है। जिंदा रहेगा नहीं क्योंकि यूरिया की मात्रा
बढ़ जाएगी। तो 2 किडनी के अलावा अगर व्यक्ति के पास 1 किडनी तो भी वो जीवन क्या कर सकता है, जी सकता है। तो अगर मान लो ए व्यक्ति है, उसकी दोनों ही किडनियाँ क्या हो गई है, खराब हो गई है। बी व्यक्ति है, इसकी दोनों किडनी कैसी है, सही है, ठीक है? तो ये अपनी 1 किडनी इसको दे देगा तो इसका जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या की जाती है, किडनी लगाई जाती है। ये क्रिया ही हमारी वृक्क प्रत्यारोपण कहलाती है। वृक्क देने वाले व्यक्ति को वृक्कदाता कहते हैं। वृक्कदाता रोगी का निकटतम क्या होना चाहिए, संबंधी होना चाहिए, क्योंकि दोनों संबंधियों के रक्त व ऊतक की संरचना लगभग क्या होती है, समान होती है ना? तो जो सगा संबंधी होता है उसी से क्या किया, मतलब अगर किडनी, ऐसा नहीं है कि मेरी किडनी आपको लगा दे, आपके और मेरे टिश्यू संरचना यानी ऊतक की संरचना समान होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, मेरा प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो पहचान लेगा कि भैया ये तो है ना कहीं बाहर से आई हुई जो है अंग है, तो प्रतिरक्षी अणु बनाएगा और इस ऊतक को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आ गई बात समझ में? तो अनजान व्यक्ति का वृक्क लगा दिया जाता है तो रोगी का रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी प्रतिरक्षी तंत्र इसे नए वृक्क को अस्वीकार कर देता है। ऐसे में नया वृक्क अपना कार्य नहीं कर पाता और रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब प्रत्यारोपण किया जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा क्या की जाती है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि जो है ये ट्रांसप्लांटेशन है वो फेल नहीं हो। तो यहाँ पर आपका उत्सर्जन तंत्र संबंधित जो चैप्टर है बेटा वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। उत्सर्जन तंत्र 11th और 12th दोनों के लिए सेम है, ठीक है? तो इसको अच्छे से आप पढ़ लें।